जय हिंद दोस्तों। हम एक सीरीज चला रहे थे जो सीरीज था फसल से संबंधित। किससे संबंधित सीरीज थी? फसल से संबंधित। और हमने उस सीरीज में अभी तक जो हमने देखा था फसलों के टाइप्स। किसके आधार पर देखा था? ऋतुओं के आधार पर देखा था। ऋतुओं के आधार पर कितनी फसलें हमने देखी थी? 3 फसलें देखी थी। 3 फसलें सर कौन कौन सी देखी थी ऋतुओं के आधार पर? एक हमने देखा था जायद की फसल, खरीफ की फसल और रबी की फसल। इन 3 फसलों को हमने क्लियर कर लिया था। आपसे पूछा जाएगा सर रबी की फसल कब बोई जाती है? आप कहोगे अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर महीने में रबी की फसल बोई जाती है, ठीक है। और काटी कब जाती है? अप्रैल मई। आपने देखा होगा रबी की फसल के अकॉर्डिंग जैसे गेहूं आता हम ले लेते हैं, और गेहूं की फसल जो है उसकी बुआई देख लीजिए नवंबर से मिड दिसंबर तक खत्म हो जाती है। अगर सही टाइम पे बुआई हो रही है तो नवंबर से मिड दिसंबर के बीच में खत्म हो जाती है। और कटाई जो है अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है और 30 अप्रैल और मई में कुछ लोगों का चला जाता है थोड़ा बहुत, तो अप्रैल से मई के बीच में कटाई होके खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। और उसके बाद अगली फसल जो हमने देखा था वो देखा था जायद की फसल। कौन सी फसल देखा था? जायद की फसल। और जायद की फसलों के अंतर्गत हम देखते हैं ऐसी फसलें आती है जो रबी और खरीफ के फसलों के बीच की फसल होती है, उसको जायद की फसल बोलते हैं। जैसे हमने लिखा ककड़ी, ठीक है, तरबूजा, खरबूजा, उसी के अंतर्गत करेला, भिंडी, और उसी के अंतर्गत हमारे आते कद्दू। ये सारी फसलें आती है जायद की फसलों के अंतर्गत। आप कह सकते हो ये फसलें खासकर बहुत कम टाइम के लिए बोई जाती हैं, यानी कि 2-3 महीने के अंदर में बो भी ली जाती है और काट भी ली जाती है। बात समझ में आ गई? और अगली फसल हमने देखी खरीफ की फसल, जिसके अंतर्गत हमारा धान आता है, सरसों आता है, यानी कि ऐसी सारी फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। उसी सीरीज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे आज पहली फसल जिसका नाम है गेहूं, जिसे वीट बोलते हैं। गेहूं एक ऐसी फसल होती है जिससे हमें भरण पोषण की प्रमुख मतलब ये बहुत ज्यादा भरण पोषण बहुत ज्यादा मिलता है। ऐसा कह सकते भरण पोषण की प्रमुख फसलों में एक फसल है गेहूं, ठीक है। इसको देखेंगे मेन स्टेबल फूड क्रॉप। अगर चेंज करेंगे भरण पोषण को इंग्लिश में बोलेंगे तो मेन स्टेबल फूड क्रॉप बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछेगा, सर इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम आप बताएंगे ट्रिटिकम स्टाइवम। क्या बोलेंगे? ट्रिटिकम स्टाइवम। और इस प्रकार के गेहूं हमारे भारत में 95% बोए जाते हैं। कितने? 95% बोए जाते हैं। और इस गेहूं से सर निर्माण क्या होता है? इस गेहूं से बनाया क्या जाता है? जो हम रोटियां खाते हैं इन्हीं गेहूं को होती है, ठीक है। चपाती बनती है इन्हीं गेहूं की, और इन्हीं गेहूं से बिस्किट की भी बनाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 95% ये गेहूं हमारे भारत में उगाया जाता है। इस गेहूं को भारत में आम गेहूं कहते हैं। क्या कहते हैं? आम गेहूं कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? आगे आ जाइएगा। इसमें विशेषता क्या है? इसमें इसका कुल जो कहलाता है वो ग्रैमिनी कुल का होता है, यानी कि इसकी फैमिली जो होती है वो ग्रैमिनी होती है। फैमिली का क्या नाम होता है? ग्रैमिनी। दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका कुल, इसकी फैमिली जो होती है वह ग्रैमिनी फैमिली की होती है। इसको जलवायु, कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? उष्ण कटिबंध जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी जलवायु चाहिए इसको? उष्ण कटिबंध जलवायु चाहिए। सर उष्ण कटिबंध जलवायु कहाँ पाई जाती है और किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा ग्लोब है, सपोज करिएगा, और एक ग्लोब में ये कहलाया 0 से, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 30 अंश ऊपर और 30 अंश नीचे का क्षेत्र, ऐसा कह सकते हैं 30 अंश उत्तरी गोलार्ध और 30 अंश दक्षिणी गोलार्ध के बीच का क्षेत्र जो कहलाता है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और हम ऐसा कह सकते हैं इनके बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध, और इनके ऊपर जाएंगे 15 अंश, कहने का मतलब 30 से 45 अंश का जो क्षेत्र कहलाता है वो उपोष्ण क्षेत्र कहलाता है। 45 से 60 अंश के बीच का क्षेत्र जो कहलाता है वो शीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। और 60 से 90 अंश का जो क्षेत्र कहलाता है उस क्षेत्र को कहा जाता है शीतो या ध्रुवीय कटिबंध बोलते हैं। बात समझ में आ गई? आपने पृथ्वी को कितने कटिबंध में बांटा? 4 कटिबंध में बांटा। उसमें से हमें गेहूं कहाँ मिलता है? किस कटिबंध में मिलता है पैदावारी? उष्ण कटिबंध में। किस कटिबंध में? उष्ण कटिबंध, या आप बोल सकते हो ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्या बोल सकते हो? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आगे देखिएगा, इसको सर तापमान की आवश्यकता कितनी होती है, यानी कि कितना टेम्परेचर चाहिए? तो गेहूं को 10 सेल्सियस सेंटीग्रेड से लेकर 25 सेल्सियस सेंटीग्रेड के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। अगली बात सुनिएगा, सर इतना कैसे? 10 से 25 कैसे?
इस तरह जब आप ठंडी के मौसम में देखा जाता है गेहूं को बोया जाता है नवंबर में रहती है ठंडी, और ठंडी के समय तापमान आपने देखा होगा 10, 15, 20 इसी के बीच में रहता है। तो आप ऐसा कह सकते हो 10 से 25 के बीच में, और जब काटी जाती है तो उस समय आ जाता है गर्मी। उस वक्त जो हमारा तापमान होता है वो 25 सेल्सियस सेंटीग्रेड के तक पहुंच जाता है लगभग। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सर इसको रेनफॉल कितना चाहिए, वर्षा कितनी आवश्यकता होती है। तो इसको जो रेनफॉल की आवश्यकता होती है, जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो 80 सेंटीमीटर होती है। याद रखना, वर्षा को हमेशा सेंटीमीटर में ही मेजर किया जाता है, यानी कि वर्षा को हमेशा सेंटीमीटर में ही नापा जाता है। उसके लिए नापने के लिए एक रेन गेज होता है जिससे वर्षा को नापा जाता है। रेन गेज कुछ नहीं होता है, एक डिब्बे की तरह होता है, उसके ऊपर से एक कुप्पी रख दी जाती है, कूप, उस कूप का क्षेत्र देख लिया जाता है कितना है, और फिर बारिश जब होती है क्षेत्र में तो देखा जाता है उसमें जैसे मतलब दर्शाया रहता है, ऐसे एक पाइप रहती है उसमें दर्शाया रहता है सेंटीमीटर, तो देखा जाता है वो वर्षा कितने ऊपर तक गई है। तो जितने ऊपर तक वो वर्षा गई रहती है और इस क्षेत्र को कैलकुलेट किया रहता है, उसी हिसाब से मतलब उस पूरे एरिया को कैलकुलेट कर लिया जाता है और बता दिया जाता है अब की बार इस क्षेत्र में इतनी वर्षा हुई है, वही होता है रेन गेज। बात समझ में आई ना। तो वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है, औसतन वर्षा की जो आवश्यकता होती है वो 80 सेंटीमीटर, कितना 80 सेंटीमीटर। अगली चीज सर इसमें पोषकता की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशनल कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट इसमें जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 70%। कार्बोहाइड्रेट की जो आवश्यकता है इसमें वो 70% होती है। सर प्रोटीन कितना चाहिए, प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो 12% होती है। प्रोटीन कितनी आवश्यकता आवश्यक है इसके लिए 12%। अगली बात सर इसमें खनिज कितना परसेंट पाया जाता है, खनिज इसमें पाया जाता है 2.7%। फाइबर कितना पाया जाता है 2.1%। फाइबर कितना होता है 2.1%। वसा फैट कितना होता है 1.7%। वैसे फैट सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो तेल ओल में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, तेल ओल में मिलते हैं, और तेल ओल में फैट बहुत ज्यादा मिलते हैं। आपने देखा है कि समोसा है, तली भुजी चीजें हैं, इसको आप जब जिम वगैरह करने जाते हैं तो सबसे पहले मना किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो फैट को ही बढ़ाता है, आपकी चर्बी को ही बढ़ाता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखा जाए गेहूं में सर कितने वसा पाई जाती है, कितने परसेंट वसा पाई जाती है, आप कहोगे 1.7% वसा पाई जाती है। अगली आर्द्रता, ह्यूमिडिटी इसमें किसी पाई जाती है, ह्यूमिडिटी जो होती है इसमें, आर्द्रता जो होती है इसमें 12% होती है। कितनी होती है 12% होती है। और विशेष प्रोटीन एक पाया जाता है इसमें जिसको बोलते हैं ग्लूटीन। क्या बोलते हैं, ग्लूटीन। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है जिसको बोला जाता है ग्लूटीन। क्या बोला जाता है, ग्लूटीन बोला जाता है। अब बात आई सर विटामिन पे, गेहूं में कितने प्रकार की विटामिन पाई जाती है। तो गेहूं में जो विटामिन पाई जाती है B1, B2, B6 और विटामिन ई होती है। कौन सी विटामिन, विटामिन B1, B2, B6 और विटामिन ई होती है। बात समझ में आ गई। अब बताइएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन बी से होने वाला जो रोग है वह बेरी है। कौन सी, विटामिन बी से होने वाले रोग का नाम है बेरी। बात समझ में आ गई ना इतनी चीजें। अब इसके आगे जो हम देखेंगे, इसके आगे देखेंगे कि हरित क्रांति भारत में कैसे आई, कैसे हुई, हरित क्रांति के जनक कैसे हैं। नॉर्मन बोरलॉग ने वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति ले आए, तो भारत में कौन लाया, MS स्वामीनाथन ले आए। लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या प्रॉब्लम आ गई थी जो हरित क्रांति भारत में लाई गई, इसकी सारी कहानी देखेंगे हम। सर क्यों देखेंगे, क्योंकि हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव जिस पे पड़ा था वो गेहूं ही था। बात समझ में है ना। इसीलिए हरित क्रांति को भी हम यहाँ देखते जाएंगे इसके साथ कि हरित क्रांति का राजनैतिक जनक कौन था, गेहूं क्रांति के कौन जनक थे। एक एक टॉपिक देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक बार रिविजन करिए कि सर इसका गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ट्रिटिकम स्टाइलम होता है। विशेषताएं इसमें क्या पाई जाती हैं, कुल इसका ग्रैमनी होता है। किस फैमिली का पौधा है यह आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे यह ग्रैमनी फैमिली का पौधा होता है। इसमें जलवायु कितनी पाई जाती है, मतलब कौन सी जलवायु में ये पैदा किया जा सकता है, आप बताएंगे उष्ण कटिबंध जलवायु में यह पैदा किया जा सकता है। अगली चीज आपसे पूछेगा सर कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तापमान कितना चाहिए, आप बताएंगे 10 से 25 सेल्सियस सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अगली थी वर्षा कितनी होनी चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए, औसतन 80 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। अगली चीज
इसमें पोषकता सर क्या क्या होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट 70%, प्रोटीन 12%, खनिज 2.7%, फाइबर 2.1%, वसा 1.7%, आर्द्रता 12% और विशेष प्रोटीन जो पाया जाता है ग्लूटीन पाया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मानिएगा। विशेष प्रोटीन सर कौन सा होता है? ग्लूटीन होता है। सर कौन सी विटामिन इसमें पाई जाती है? विटामिन B1, B2, B6 और विटामिन ई पाई जाती है। किसमें? गेहूं में। ठीक है, ये सारी चीजें अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगली वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें हरित क्रांति की बात करेंगे, गेहूं की वैरायटी बताएंगे, गेहूं में होने वाले खरपतवार बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके एक बात जरूर बताइएगा आप लोग। जय हिंद, जय भारत।